नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी की स्पेशल क्लास में मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार पीटी स्पेशल कर रहे हैं, जिसमें ये पीटी स्पेशल की 14वीं क्लास है। आइए हम इसमें समझते हैं कि अंग्रेज़ों की भारतीय सामाजिक एवं संस्कृति के प्रति उनकी नीति क्या थी। तो वो आज हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। बात यह है कि कोई शक्ति अगर आपके ऊपर राज करना चाहती है और लंबे समय तक राज करना चाहती है, तो उसे करना क्या होगा? उसे यह करना होता है कि वो जनता के दिमाग में इस बात को बनाएगी कि जो इसके ऊपर राज कर रहा है वो सबसे अच्छा विकल्प है। जितने वर्तमान में उपलब्ध विकल्प हैं उसमें वो सबसे अच्छा विकल्प है। अगर ये धारणा जनता के दिमाग में बन गई तो वो शासक बहुत लंबे समय तक क्या है, राज कर पाता है। तो अंग्रेज़ों ने इसी चाल को खेला और कोशिश किया कि अब भारतीय जनता के दिमाग से खेला जाए, ताकि हम लंबे समय तक अपना स्थान इंडिया में बनाए रख सकें। तो इसके लिए करना क्या था उनको? इसके लिए करना था कि आम व्यक्ति के जीवन में इनको प्रवेश करना था। और उसके मार्ग क्या हैं कि आप सामाजिक पहलू, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है, और जो दूसरा है सांस्कृतिक पहलू, इन दोनों पक्षों को क्या किया जाए, टटोला जाए, टच किया जाए, देखा जाए और फिर इन पर हस्तक्षेप किया जाए। ये नीति अंग्रेजों ने इसीलिए अपनाई। इससे उनके आर्थिक फायदे ही होने थे। अपने आर्थिक फायदे के लिए ही वो सारे काम कर रहे थे। वो कोई भारत के मुक्तिदाता नहीं थे। वो केवल भारत का शोषण करना चाह रहे थे और लंबे समय तक कर पाए, इसके लिए उनकी ये प्लानिंग चल रही थी। तो उन्होंने 1813 एडी तक भारत के सांस्कृतिक बातों में कभी भी उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने उसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो है दखल देना शुरू कर दिया। तो आइए वहीं से हम समझते हैं चीज़ों को। ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। 1813 ईडी के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक गतिविधि में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। ठीक है, अब वो सांस्कृतिक गतिविधि में हस्तक्षेप प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्यों प्रारंभ करते हैं? जैसे पहला सवाल यही है कि कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे तो एक सिंगल एजेंडा तो सबको पता है कि अंग्रेज सिर्फ भारत का शोषण करना चाह रहे थे। तो शोषण करने का मतलब कि वो धन कमाना चाह रहे थे, धन विदेश को भेजना चाह रहे थे। तो इसके लिए वो करना क्या चाह रहे थे, तो उन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला कारण है कि वो हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे। तथा कथित, जिसे सो कॉल्ड बोलते हैं, आधुनिकीकरण द्वारा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल पर जब अधिकार हो गया तो उन्होंने वहाँ पर जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके सारे व्यापार को तहस नहस कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय सामानों के आयात को रोकने के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिए और उसके बदले में ब्रिटिश में बने सामान, यानी कि ब्रिटेन में बने सामान को इंडिया में लाते थे और उसे धड़ल्ले से बेचते थे। लेकिन जो भारतीय कुर्ता धोती पहनता है, जो भारतीय पगड़ी बांधता है, उसे कोट पैंट और टाई से क्या मतलब है। तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या कि कोट पैंट और टाई पहनने वाला बनाना शुरू किया इंडिया में। तो ये जो पहली बात लिखी हुई है इसका यही मतलब है कि सबसे पहले खरीदार बनाओ। ठीक है, खरीदार को तैयार करो और नाम क्या दे दो, आधुनिकीकरण का नाम। देखिए, आधुनिकीकरण का कोई स्पष्ट मानक नहीं होता है कि ये मानक है, अगर आप इस पटरी से आगे निकल गए तो आप आधुनिक हो गए। ये पश्चिम के द्वारा थोपी गई एक विचारधारा है जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमी।
आधुनिकीकरण कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि आप यहाँ से आगे निकल के तो आप आधुनिक हो गए, आप कंप्यूटर चलाने लगे तो आप आधुनिक हो गए, आप अगर टाई बेल्ट कोट पहन के जो है घूमते तो आप आधुनिक हो गए। नहीं, आधुनिकता ये नहीं है, या आधुनिकता की जो परिभाषा वास्तविक रूप से होनी चाहिए ये वो नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने इसी को आधुनिकता कहा। आधुनिकता जो है विचारों में आना चाहिए, जो है आपके काम में दिखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आधुनिकता के नाम पर अपने लिए एक मार्केट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, और इसीलिए ये सांस्कृतिक नीतियों में दखलंदाजी शुरू कर रहे थे। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा कारण है वह है उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव, अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास। ये दूसरा कारण है हस्तक्षेप करने का। अब ये स्टेटमेंट जब आपने सुना अभी तो आपको लगा होगा कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, यानी कि जो है ह्यूमन के पक्ष में जो अप्रोच हो उसको लेना, उसके हिसाब से काम करना। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने कल्पना ही कर सकते, क्योंकि अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो सुना जरूर होगा, किसी ने बताया होगा, कहीं पर सुना होगा, किसी नेता के भाषण में सुना होगा कि किस प्रकार भारतीय लोगों का जो है निर्ममता से अंग्रेजों ने क्या किया, दमन किया। अब वो मानवतावादी दृष्टिकोण की परिभाषा दे रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे, उनको जो है जेल में डाल रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, बिना किसी मुकदमे के उनको फांसी दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, और वो कह रहे थे कि हम मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर के चल रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड था अंग्रेजों का। वो जो उनके लिए समस्या होता था वो उनको पकड़ करके मार देते थे, दंड देते थे, और बाकी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। ठीक है, उपयोगितावाद एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको समझा दूं। ये इस पर्यावरण के विनाश का जो सबसे पहला अध्याय है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, और इसको पश्चिम ने ही जन्म दिया, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने इसको क्या किया, जन्म दिया। और ये पूंजीवाद के बच्चे के रूप में है, पूंजीवाद के बच्चे के रूप में है। इसका मतलब ये होता है, उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, ठीक है, कोई भी एक्शन तभी एक नैतिक एक्शन है जब वह अधिकतम मानव के लिए अधिकतम लाभ की सुविधा उपलब्ध करवाए। उपयोगितावाद का सिद्धांत एक लाइन पर टिका हुआ है कि कुल मिलाकर के आप चाहे पृथ्वी का दोहन कर लीजिए, आप काट छांट के सब कुछ जो है निकाल लीजिए, आप समुद्र को पाट दीजिए, आप महासागर को जो है इधर से उधर मोड़ दीजिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि इंसान की खुशी में, हैप्पीनेस में दर बदर वृद्धि होनी चाहिए। क्या ये हैप्पीनेस की परिभाषा में फिट बैठता है? देखिए, प्रसन्नता के लिए कोई एक मानक नहीं होता है। ये जो उपयोगितावाद है ये भौतिक सुख के द्वारा मानव को प्रसन्नता देने की बात करता है। तो इससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण का दोहन हुआ, और इंसानों के लालच जो है वो शिखर पर पहुंच गया। आज दुनिया में बहुत सारी समस्याओं के अगर मूल को खोजेंगे तो ये उपयोगितावाद उसमें एक प्रमुख कारण बन करके सामने आता है, क्योंकि इसने इंसान को भौतिकतावादी लाभ के लिए कुछ भी करने को क्या किया, एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण है, और उसी का परिणाम है कि आज ये स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तीसरा है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव। अंग्रेज ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बहुत सभ्य हैं, वो जो काम कर रहे हैं बड़ी सभ्यता का काम कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति बहुत निकृष्ट है, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखा करके ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि हमको राज करने का अधिकार है, हमको नीतियाँ बनाने का अधिकार है, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, हम बहुत सभ्य हैं। तो ये भी उनका एक अप्रोच था। अब इसके लिए उन्होंने काम जो किए वो उसकी लिस्ट यहाँ पर मैंने बना दी है,
सीधे, ठीक है, ले ली है लिस्ट में। और ये देख लीजिए आप, बेलीजली के टाइम पे जो 1802 में होता है, बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है पारित किया कि विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। नॉर्थबुक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को जो है लागू किया, यानी कि अंतर जातीय विवाह को मान्यता देना या बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करना। लैंसडाउन ने 1851 में एज ऑफ कंसेंट यानी कि लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी, ठीक है। और इरविन के टाइम में 1930 में शारदा एक्ट आया, जो कि लड़की के शादी के विवाह की आयु लड़के की शादी के विवाह की आयु कितनी कर दी, 18 वर्ष निर्धारित कर दी, ठीक है। तो ये सब जो है सुधार के काम अंग्रेजों ने किए। ये सुधार के काम जो है ये सांस्कृतिक हस्तक्षेप भारत में था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो सुधार किए गलत है, ये सही है, सुधार ये होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो परिप्रेक्ष्य है, जो मोटिव है, वो भारत को सुधारना नहीं था, अपना काम बनाना था। वो किसी एक समाज को चिढ़ाना जा रहे थे और दूसरे समाज को प्रसन्न करके आपस में एक क्लेश पैदा करना चाह रहे थे। चलो कुछ भी हो, वो उन्होंने किया और उस वक्त भारत का नुकसान भले ही उन्होंने आर्थिक रूप से किया, लेकिन ये सारी चीज़ें भारत के लिए अच्छी हुई और ये अच्छे कदम हैं, ये अच्छे काम हैं, भले ही इसके पीछे नीतियाँ जो हैं उनकी सही नहीं थी। तो इस प्रकार ये है उनका भारत के प्रति सामाजिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ, जिसको आपने इस क्लास में क्या किया, समझा। अगली क्लास में हम समझेंगे शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में किया। शिक्षा के प्रसार को बाकायदा हम समझेंगे शुरुआत से लेकर के, कि अंग्रेज आए तो उस वक्त से कब उन्होंने प्लानिंग किया कि शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में बनाना है, भारत को अंग्रेजी चोला पहनाना है, एक अंग्रेजी मजदूर वर्ग तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।